नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हिंदी की किताब में दी गई बच्चों की एक कविता जो दिखने में तो बहुत सीधी सादी है, पर हम देखेंगे कि ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक जबरदस्त एजुकेशनल टूल है। एक ऐसा टूल जो भाषा, नेचर और हमारी क्रिएटिविटी इन सब के दरवाजे खोल देता है। चलिए इस खूबसूरत तस्वीर के साथ शुरू करते हैं। देखिए तो, भंवरे फूलों पर मंडरा रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, हर तरफ हरियाली, वसंत का मौसम है ना? पर सवाल ये है कि कविता में ऐसी क्या ताकत होती है जो इन सारे अनुभवों को बस चंद लाइनों में कैद कर लेती है? तो सबसे पहले इस कविता को महसूस करते हैं। इसका नाम है वसंत के दोहे। अभी हम इसके विश्लेषण में नहीं जाएंगे, बस एक कला के नमूने की तरह इसके शब्दों, इसकी ध्वनियों में खो जाएंगे। जरा इन लाइनों पर गौर कीजिए। कवि कैसे भंवरों की भीड़ और उन नाजुक कलियों की एक तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं। और फिर ये शब्द आता है, मधुमास। बस इस एक शब्द से ही पता चल जाता है कि वसंत आ गया है। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये तो एक ऐलान है, एक घोषणा है। और अब वसंत की आवाजें सुनिए। आम की डाल पर कोयल का मीठा सा गाना और दूर से आती पपीहे की पुकार। मतलब ये कविता सिर्फ दिखाती नहीं, बल्कि सुनाती भी है, हमें उस मौसम के पूरे माहौल में खींच लेती है। ठीक है, तो कविता का आनंद तो हमने ले लिया। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कवि ने किन खास शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे ये इतना असरदार बन गई है। यहाँ देखिए, एक तरफ कविता है और दूसरी तरफ मुश्किल शब्दों के मतलब। ये तरीका दिखाता है कि कैसे एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट को सीधे सीधे लर्निंग मटेरियल से जोड़ा गया है, ताकि एक एक शब्द का मतलब साफ हो जाए। पहले दोहे के इस शब्द को देखिए, मधुमास। इसका मतलब तो है वसंत ऋतु, लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी की पूरी भावना है। शहद जैसी मिठास वाला महीना, फूलों और खुशियों का महीना, मतलब एक शब्द में पूरा मौसम समा गया है। और फिर ये शब्द कोकिला, यानी कोयल। भारत में तो कोयल की आवाज को वसंत का सिग्नल माना जाता है ना? तो जैसे ही कवि ने ये शब्द इस्तेमाल किया, हमारे दिमाग में तुरंत वसंत की वो जानी पहचानी आवाज गूंजने लगती है। अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा। ये जो कविता है, ये किताब में सिर्फ पढ़ने या मजा लेने के लिए नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा मकसद है। तो सवाल ये है कि क्लासरूम के अंदर इस कविता को पढ़ाने का असली मकसद क्या हो सकता है? ये सिर्फ कविता की तारीफ करने से कहीं ज्यादा है। चलिए पता लगाते हैं। और यहाँ खुलता है असली राज। ये जो लिस्ट है, ये सीधे टेक्स्ट बुक से ली गई है कि इस कविता से क्या क्या सीखना है। सिर्फ नए शब्द नहीं, बल्कि बोलने लिखने का तरीका, लॉजिक लगाना, ग्रामर स्किल्स, चीजों की सुंदरता को समझना, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग तक। तो ये कविता सिर्फ कविता नहीं रही, ये तो एक पूरा का पूरा लर्निंग पैकेज बन गई। और ये देखिए कितना शानदार तरीका है। जो एक्सरसाइज दी गई हैं वो भी कितनी अलग अलग हैं। सवाल शुरू होते हैं भंवरे कहाँ हैं, जैसे सीधे साधे सवालों से, और फिर पहुंचते हैं वसंत का नेचर पर क्या असर होता है, जैसे गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवालों तक। ये एक और उदाहरण है कि कैसे कविता के जरिए भाषा सिखाई जा रही है। कण कण या धीरे धीरे जैसे जो शब्द जोड़े हैं, उनका मतलब समझाकर स्टूडेंट्स को भाषा की बारीकियों से मिलवाया जा रहा है। ये रट्टा मारना नहीं है, ये तो भाषा को महसूस करना है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस पूरे पाठ का आखिरी लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सिर्फ कविता को समझना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट को इस लायक बनाना है कि वो खुद कुछ बना सके, कुछ क्रिएट कर सके। और ये है इस सफर का आखिरी पड़ाव। कुछ करने को वाले सेक्शन में स्टूडेंट्स को अपनी खुद की कविता लिखने के लिए कहा जाता है। यानी अब वो सिर्फ एक रीडर नहीं है, वो एक क्रिएटर, एक कवि बन रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे वसंत के ये कुछ दोहे सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो भाषा सीखने, प्रकृति को करीब से जानने और अपनी क्रिएटिविटी को जगाने का एक गेटवे है, एक दरवाज़ा है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर एक छोटी सी कविता के अंदर सीखने का इतना बड़ा संसार छिपा हो सकता है, तो क्या हमें आज अपनी एजुकेशन में आर्ट्स की भूमिका के बारे में फिर से सोचने की ज़रूरत नहीं है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।